नमस्कार दोस्तों, अगले पड़ाव में हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ पर चर्चा करेंगे। दोनों महाशक्तियाँ कौन कौन सी? एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ रूस। तो दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उनके गुट के दोनों गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुट के अपेक्षाकृत छोटे देश ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बट गए जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूरी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। और इस संगठन ने घोषणा की कि ये पुराना मैप है जिसमें येलो कलर नाटो सदस्य में दर्शाए गए हैं और रेड कलर वार्सा पैक्ट सदस्य हैं, ग्रीन कलर अन्य कम्युनिस्ट देश हैं और ग्रे कलर अन्य देश हैं। कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन दो देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा और इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया, महाशक्तियों के बीच सनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन यानी कि सेटो और क्षेत्रीय संधि संगठन यानी सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन, फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुआ और बड़ी जल्दी इनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर भी की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। इस आंदोलन ने स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर अपने परमाणु हथियार और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। जैसे महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, भू क्षेत्र में बात करें ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके।
सैनिक ठिकाने जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके, और आर्थिक मदद जिसमें संगठन जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश हों और सैन्य खर्च करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों का महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये दोनों देश तो महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। शीत युद्ध के दौरान अपने संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति से विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया, बर्लिन, कांगो और अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा हास्य ऐसे क्षेत्रों से होता है जहाँ विरोधी खेमों में बैठे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी। लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक तनानी हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई, और इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो नेहरू जी ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अतः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयमता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयंत्र का तर्क ही काम कर रहा था। हालांकि इस युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी, और इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि स्वयं के बावजूद युद्ध हो सकता था, और दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियार की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते, लेकिन इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं है, तो अब दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई बल्कि एक महज दुर्घटना है। तो आइए हम इन आंकड़ों की बात करेंगे, कब कब क्या क्या हुआ। तो शीत युद्ध का घटनाक्रम की बात करेंगे तो उनमें 1947 में साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत दिया गया था। 1947 से 1952 में मार्शल प्लान लाया गया था। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता मदद मिली। 1948 से 1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। साल 1950-53 के बीच कोरियाई युद्ध हुए, और साल 1954 में वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई और जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन हुआ और सीईएटओ का गठन किया गया था। कब? 1954 में। फिर 1954 से लेकर 75 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ता रहा। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। यह था 1955 में, यानी सीएटओ 1954 और सेंटो 1955।
1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ और 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिंग्स का आक्रमण हुए। 1961 बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट बढ़ा। 1965 में डोमिनियन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा किया गया था। 1978 1989 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप हुआ। 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और 1989 में बर्लिन दीवार गिरी और पूर्व यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी का एकीकरण किया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो ये था घटनाक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।